ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? क्लियर कंफर्म कर दीजिए आप लोग। ऑलराइट, ओके। अच्छा, ज़्यादातर लोग रेज्यूमे बोलते हैं, एक्चुअली तो रेज्यूम होता है, रेज्यूम राइटिंग। क्या? हाँ, रिज्यूम भी बोल सकते हो। ऑलराइट, सो रिज्यूम राइटिंग की अपन बात कर रहे हैं। आप लोगों के जो सिलेबस में रिज्यूम राइटिंग्स है, पहले वो फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। पूरा टेंशन अब बोर्ड पे होना चाहिए आप लोगों का, ठीक? कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, टेबुलर, जॉब लेटर, कवर लेटर, कॉम्बिनेशन। क्या स्पेलिंग समझ नहीं आ रही क्या? COMBINATION पढ़ा भी लिखा है। कॉम्बिनेशन तो फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल, सेकंड इज फंक्शनल, थर्ड इज कॉम्बिनेशन, फोर्थ इज टेबुलर एंड जॉब लेटर, कवर लेटर। Fourth number is tabular format, TABULAR. लिख लिया आप लोगों ने? सो ये 5 फॉर्मेट है अपने को जो रिज्यूम राइटिंग में करने हैं। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल, सेकंड इज फंक्शनल, थर्ड इज कॉम्बिनेशन, फोर्थ इज
टेबुलर एंड फिफ्थ इज लेटर जॉब एप्लीकेशन। ये शायद आपने 12th तक पढ़ी भी होगी, जॉब लेटर कवर लेटर, राइट। सो इसमें फोर्थ और फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो पार्ट है वो अपने को पढ़ना बाकी है, तो अपन पढ़ेंगे तो सारे, बट फोर्थ और फिफ्थ आपको नया नहीं लगेगा, पहले का पढ़ा हुआ ही लगेगा। फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट से आते हैं, तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि रिज्यूम क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिज्यूम? बायोडेटा क्या होता, क्या है उसके अंदर? क्यों लिखते हैं? अपने बारे में बताने के लिए। तो जॉब के लिए अपन अप्लाई करना चाहते हैं और अपने बारे में बताने के लिए किसको बताना चाहते हैं? एम्प्लॉयर को, राइट। कि भाई फ्यूचर एम्प्लॉयर को कि ये भाई हमारी ये क्वालिफिकेशंस है, ये स्किल्स है, यहाँ पर हमने जॉब करी, यहाँ पे ये काम किया हमने। तो ये सारी चीजें जब हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं रेज्यूम राइटिंग, राइट। बायोडेटा वर्ड भी यूज कर सकते हो, सीवी वर्ड भी यूज कर सकते हो। आपके क्वेश्चन में जब आता है तो रिज्यूम, सीवी या बायोडेटा किसी के भी नाम से आ सकता है। लेकिन जब रियल लाइफ की बात करते हैं तो बायोडेटा इज एक्चुअली यूज फॉर मैरिज पर्पस। बायोडेटा मैरिज पर्पस के लिए बनता है, तो उसमें हाइट, वेट, काले गोरे गोत्र, पता नहीं क्या ये सब लिखते हैं, राइट। तो ये सब उसमें लिखा जाता है, तो बायोडेटा का पर्पस वो होता है। लेकिन अभी एग्जाम में अगर बायोडेटा के नाम से आ जाए तो आप लोग ये रिज्यूम ही बना के आना, वहाँ पे गोत्र और गुण मत लिख कर आ जाना अपने, ठीक है। तो पहले रिज्यूम बनाना सीख लो। रिज्यूम बनाना जब आ जाएगा, रिज्यूम बनाने वाली स्थिति तक जब आ जाओगे तो बायोडेटा की फिर शायद जरूरत ही नहीं पड़े आप लोगों को, ठीक है। तो फोकस ऑन दिस थिंग। तो आपको रियल टाइम नॉलेज के हिसाब से डिफरेंस बताया कि बायोडेटा और रिज्यूम में क्या फ़र्क होता है। अदरवाइज अगर बात करें जनरल सेंस में, तो एग्जाम में कुछ भी पूछे, तीनों वर्ड में से बायोडेटा पूछे, सीवी पूछे, रिज्यूम पूछे, बना के अपने को इनमें से ही आना है। Am I clear on this note? So अब अपन यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मेट बनाना सीखेंगे वो सीखेंगे क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। सो क्रोनोलॉजी का मतलब कोई बता सकता है कि क्या होता है? सीक्वेंस, यस, वेरी गुड। कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या, मतलब ईयर के हिसाब से जब सीक्वेंस अपन मेंशन करते हैं, सो दैट इज क्रोनोलॉजी, राइट। तो अपन जो रिज्यूम में अपनी एजुकेशन लिखेंगे, तो एजुकेशन जो जो आती है वो किस सीक्वेंस में लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10th। फिर क्या लिखोगे? 12th। फिर क्या लिखोगे? ग्रेजुएशन, उसमें जो भी किया, बीकॉम, बीबीए, जो भी, बीएससी, बीए। और ग्रेजुएशन के बाद में क्या लिखोगे? पोस्ट ग्रेजुएशन। ये सीक्वेंस चलती है आपकी। लेकिन क्रोनोलॉजी की जब अपन बात करें तो इसमें अपन फॉलो करते हैं रिवर्स सीक्वेंस। सो रिवर्स सीक्वेंस इसमें फॉलो करी जाती है। बाद में लिख लेना, ये सब टाइम में दे दूंगी, पहले समझ लो। इसका मतलब जो पढ़ाई आपने सबसे लास्ट में करी वो कब आएगी? सबसे पहले आएगी। अब जब आप सीए बन गए तो उसके बाद आपके 10th 12th के मार्क्स की कोई खास इंपॉर्टेंस बचती है क्या? नहीं बचती। तो आप अपनी 10th की डिटेल तो सबसे पहले दे रहे हो जिसकी इंपॉर्टेंस कम है, और जिसकी सबसे ज्यादा है सीए की, उसकी सबसे नीचे दे रहे हो। तो व्हाट इज द पॉइंट देन? कोई पॉइंट नहीं है, राइट। तो क्रोनोलॉजी में अपन जैसे ये सीक्वेंस है तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर क्या लिखेंगे? ग्रेजुएशन। फिर क्या लिखोगे? 12th। और फिर क्या लिखोगे? 10th। सो दिस इज द सीक्वेंस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। अब लिख लो इसको एज इट इज, जैसा दे रखा है, जैसा लिखा है बिल्कुल सेम लिखना है।
दिया आप लोगों ने सबने? एज इट इज नहीं लिखा? फटाफट लिखो। सबने लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोगों ने? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, ये तो अपन ने एजुकेशन समझ ली कि एजुकेशन कैसे लिखनी चाहिए। ये पढ़ा था क्या आप लोगों ने चैप्टर? पढ़ा था? मतलब सिर्फ पढ़ाया ही जाता है बेटा, और क्या करते हैं? लो टिप टॉप लो इसको पहले पूरा, फिर समझा देंगे। क्या चीज? कंपनी शॉर्ट में लिख दिया, ऊपर वाली सब चीजें सेम है नीचे, एज इट इज कॉपी कर लेना, कुछ भी चेंज मत करना, फिर इसका मतलब समझा देंगे। हाँ टीपना है बस, एग्जैक्टली सेम। कर लिया? हाँ हाँ कर। लिख लिया आप लोगों ने सबने? अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस की। सो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में अपने को ये बताना है कि हमने कौन सी कंपनी में जॉब पहले किया था और अभी हम करेंटली कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका इसमें सवाल ये आ सकता है कि मैम हो सकता है हम तो फ्रेशर हो, अभी अभी पढ़ाई कर रही हो, जॉब करते ही नहीं हो, राइट? तो उस केस में अपन फंक्शनल फॉर्मेट बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर तो जैसा बना रखा है, जैसा फॉर्मेट है पूरा फॉलो करना है। अगर आपकी कोई कंडीशंस है कि भाई हमने जॉब नहीं करी, या हम फ्रेशर हैं, या हम एक्सपीरियंस नहीं लिखना चाहते, तो वो सब अपन फंक्शनल, वो सारी मुरादें आपकी फंक्शनल में पूरी हो जाएंगी। अभी यहाँ तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में भी वही फंडा यूज होगा कि आप लेटेस्ट जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, करेंटली जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसकी डिटेल आप पहले लिखोगे।
और जो आपकी पिछली कंपनी है जिसमें आप पहले जॉब करते थे उसकी डिटेल आप नीचे लिखोगे। ठीक, सो अपन नीचे से समझना शुरू करते हैं। जैसे हमने 2016 में जॉब करना शुरू किया और उस कंपनी में कब तक जॉब किया, 2019 तक जॉब किया, राइट। अब उस कंपनी में किस पोस्ट पे काम किया, ठीक, तो पोस्ट जनरली आप क्वेश्चन के बेसिस पे निकाल सकते हो। डेजिग्नेशंस की कमी नहीं है आप लोगों के पास में, मीटिंग चैप्टर में दे रखे हैं, राइट, तो वो आप वहां से यूज कर सकते हो। कॉर्पोरेट वाले तो 20 एक लिखवाए थे शायद आप लोगों को, 15-20 तो थे, राइट। डिपार्टमेंट की कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, राइट। सो डिपार्टमेंट होते हैं जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन से मिल जाएगी इंफॉर्मेशन आपको, ठीक। फिर 2019 में आपने जॉब छोड़ी और 2019 में ही आपने जॉब दूसरी ज्वाइन करी, तो ये दोनों के ईयर्स अलग अलग नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तो 18 लिख दिया, यहाँ 19 लिख दिया, फर्क नहीं दिखना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2019 से आपको लिखना है प्रेजेंट। सो प्रेजेंट का मतलब अभी 2022 में करेंटली यहाँ पर काम कर रहे हो, तो बाई 2022 नहीं लिखना आपको, हमेशा प्रेजेंट ही लिखना है, ठीक है। अब इसमें भी सेम, कौन सी पोस्ट, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी कंपनी और वो कहाँ। तो आपकी ये जो नेम ऑफ कंपनी है ना, ये इन दोनों में अलग रहेगी, बाकी तो सब सेम रह सकता है। पोस्ट सेम रह सकती है, डिपार्टमेंट सेम रह सकता है, एक ही शहर में हो सकती है दोनों कंपनियां, लेकिन आप दो कंपनियों में जॉब कर रहे हो अलग अलग टाइम पे, तो इसलिए नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे अलग आएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट? हाँ, तो ये आप लोगों ने लिख लिया सबने, रिमूव कर दो मैं। अब आप लोग बुक्स निकाल लीजिए अपने। हाँ, वो फंक्शनल में दिलवाएंगे रेस्ट, यहाँ पे नहीं, ठीक है। और एक और फंडा हो सकता है मैम, हो सकता है 2 की जगह एक ही कंपनी में जॉब किया हो, राइट, 2 ही करनी है क्रोनोलॉजी में, ठीक है। सारी मुरादें आपकी पूरी होगी फंक्शनल में, यहाँ नहीं होंगी, यहाँ तो एज इट इज सेम ही करना है, ठीक। हाँ हाँ, 2 ही करनी है, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है। और कोई डाउट? तो यही खुला रहता है क्या इसमें? अब आ गई? आखिरी क्या सुना था बेटा? खींचेंगे बेटा, अभी तो पढ़ा दे, ठीक। लास्ट क्या सुना था ये बता दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलो, सो आ जाओ आप क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट पे, पेज नंबर 12.5 ऑन योर स्क्रीन। सो ये फॉर्मेट निकाला था, बस उसके आगे कुछ बताया ही नहीं बेटा नमन, ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्रोनोलॉजिकल की बात जब कर रहे हैं, पहले तो अपन पूरा फॉर्मेट सीख लेंगे कि किस में क्या कैसे लिखना है, कितना लिखना है। प्रैक्टिस भी ज़्यादातर फॉर्मेट्स की अपन क्लास में ही करेंगे, क्योंकि घर पे बहुत इजी गोइंग प्रैक्टिस होती है, मतलब
10 मिनट का काम आप आधे घंटे पे करोगे, आराम आराम से, धीरे धीरे। स्पीड की प्रैक्टिस भी अपने को स्पेशली करनी है। रिज्यूम राइटिंग अपने आप में बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है। लगभग इसमें आपके पॉइंट्स आप लोगों को याद करवा दिए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे पॉइंट्स अपन विद इन टाइम लिख दें, जिससे अपना पेपर नहीं छूटे एग्जाम में, राइट। सो इस केस में जब बात करें तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के पास जो आएगा वो ये आएगा कि मैम हमें सीए की तो फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, राइट। सीए के बारे में तो हम काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन सीए के अलावा और किसी फील्ड की हमें नॉलेज नहीं है। अब वहाँ तो जब रिज्यूम की बात करें तो वो इंजीनियरिंग का भी दे सकते हैं, जर्नलिस्ट का भी दे सकते हैं, एमबीए का भी दे सकते हैं, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, डॉक्टर, टीचर, किसी का भी दे सकते हैं, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। सो इस केस में मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स के पॉइंट्स बना रखे हैं, जिसमें ये बता रखा है कि आप लोग कितने गुणवान हो। ठीक है, बोलो ना, हाँ 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 हाँ, कर दे बेटा। सेंड डाउन हो गया। अब आ गई बेटा बस। निखिल तुम्हें तो तभी आ गई बात जब मैंने बोला ही नहीं है। यहाँ से तो नहीं लिख रहे, आता है ऐसे क्लास में, ठीक है, ओके। सो वो फॉर्मेट जहाँ जहाँ पे भी नोट्स का पॉइंट होगा वो मैं यहाँ लिखवा दूंगी कि नोट्स से लिखना है। पहले ये पूरा सीख लेते हैं, फिर नोट्स लिखवा देंगे। नोट्स को ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज ही रटा जाए, आपको समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तारीफ लिखनी है, कैसे भी लिखो, तारीफ होनी चाहिए बस, ठीक है। अच्छी तो होगी, अभी देखना जब पढ़ाएंगे, तब सुनना कि आप लोग कितने टैलेंटेड हो, आपके अंदर का जो हुनर है वो आपका भी या तो आज की क्लास में या कल की क्लास में तो 100% पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो बुक में जरूर लिखते जाना जहां पर क्या कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। सो पे अटेंशन, स्टार्ट राइटिंग इन योर बुक्स। अगर आईसीआई का मॉड्यूल नहीं है तो एमसीसी के मॉड्यूल को खोल लीजिए, दोनों ही नहीं है तो कॉपी में लिख लीजिए। और कल की क्लास से जब तक रिज्यूम चले तब तक स्ट्रिक्टली बुक कैरी करो, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे आप लोग नेम, नेम के बाद लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस के बाद में लिखेंगे प्लेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी। सेम सीक्वेंस में सेम इंफॉर्मेशन विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। बात करने का टाइम नहीं होगा मेरे ख्याल से, मैं बहुत जल्दी इसमें स्पीड बढ़ाऊंगी आगे, तो फोकस पूरा यहीं पे रहने दो। सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखोगे आप लोग, नेम के बाद में क्या लिखोगे, एड्रेस के बाद में, प्लेस के बाद में, कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद में, ईमेल आईडी में ईमेल स्मॉल लेटर्स में आएगा, गैप तो नहीं आएगा, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव या खाली ऑब्जेक्टिव हेडिंग है, इसको लिखो सेम।
और इसमें ये अकाउंटिंग वर्ड आधा, इसको काटो। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो, राइट। सिंपल सी बात है, पैसे कमाने। असली रीजन तो यही है, लेकिन ये जो असली रीजन है ये बोला नहीं जा सकता। तो इसी बात को लपेट के कैसे बोला जाएगा वो आप देखोगे। ऑब्जेक्टिव की जब अपन बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखो, आप कहीं से भी लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये वाला ऑब्जेक्टिव मुझे एकदम परफेक्ट लगता है और ये हर तरीके के प्रोफेशन में काम आ जाएगा। एक बार ही इसको याद करेंगे, तीनों फॉर्मेट में चला देंगे, राइट। तो कोशिश ये है मेरी कि मैं आपको कॉमन चीजें ज्यादा से ज्यादा याद करा सकूं, जिससे कि हर फॉर्मेट में अलग याद करने का झंझट कम से कम हो, ठीक है। सो यस, टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, आप अपना ऑब्जेक्टिव ये बता रहे हो कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होना चाहते हो जो आपको आपके करियर के ग्रोथ में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज दे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे। और क्योंकि आप लोगों को सीधे साधे एनवायरनमेंट में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको कैसा एनवायरनमेंट पसंद है, चैलेंजिंग। जब तक कुछ नया नहीं हो, जब तक कुछ अलग हटके नहीं हो, तब तक आप लोगों को काम करने में मजा नहीं आता, क्योंकि अपने अंदर जितना दिमाग है, जितनी अपने अंदर कैपेसिटी है, उसके हिसाब से सामने वाले का ऑर्गेनाइजेशन भी तो होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को क्या कर सकें, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, राइट। तो हमारे पास तो बहुत स्किल्स है, बहुत एबिलिटीज है, और हमारी स्किल्स और एबिलिटीज के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि आपका ही ऑर्गेनाइजेशन है जो सुटेबल है। तो अपनी तारीफ करी कि सामने वाले की करी, दोनों की कर दी बेटा, तो आपने बता दिया कि आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकते हो, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी टक्कर गया, राइट। तो दोनों खुश हो गए, अपनी तारीफ भी हो गई, सामने वाले की भी हो गई, मिल गई नौकरी, राइट। तो याद हो जाएगा कि आप लोगों को इसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो, एसोसिएटेड, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, स्किल्स एंड एबिलिटीज, मैक्सिमम। ये 5 वर्ड्स याद रखोगे ना तो लैंग्वेज अपने आप बन जाएगी। ये 5 पॉइंट्स लिखने नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए टिक करवाए कि याद हो जाए आराम से आपको। कर लिया आप लोगों ने सबने टिक? ओके, सो नेक्स्ट अब आ रहे हैं, अकाउंटिंग के अलावा सारी लाइन सेम रहेगी। श्वेता, समरी, समरी के आगे लिखिए 4 points of summary as given in notes. नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, 8 पॉइंट में उसमें समरी के दूंगी, उसमें से 4 आपको लिखने कोई से। समरी कई बार क्या होता है कि रिज्यूम बहुत बड़ा बनता है, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी स्किल्स हैं, इतनी कैपेसिटीज है, लिखते लिखते 3-4 पेज तो आराम से हो जाते हैं, और आप लोगों का तो डेफिनेटली बड़ा बनेगा क्योंकि आप तो काफ़ी स्किल्ड हो, काफ़ी एबल्ड हो, राइट। तो उस केस में सामने वाले के पास हो सकता है टाइम नहीं हो इतना बड़ा रिज्यूम पढ़ने के लिए, तो वो समरी पढ़ लेता है। शॉर्ट में आप अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स दे देते हो, ठीक। अब हमें तो मैम, हम तो 12वीं पास है, अभी तो हमें जानकारी नहीं है कि क्या स्किल्स होती हैं, क्या डिटेल्स होती हैं, तो इसलिए नोट्स बना रखे, वो देने और समझाने के बाद वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। कोई डाउट? अब आइए नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस पे। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस जो अभी आपको बताया था उसी तरीके से आपको लिखना है, राइट। तो ये लेटेस्ट वाला है प्रेजेंट, राइट। सबसे पहले क्या लिखा, बुक जो अभी नोट्स लिखवाए थे उसके हिसाब से देख के बताओ। सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, पोस्ट। पोस्ट क्या है इसमें, सीए। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, डिपार्टमेंट क्या है इसमें,
ऑडिट एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में क्या लिखा, कंपनी का नाम है क्या इसमें, XYZ एंड एसोसिएट। फिर उसके बाद क्या लिखा, प्लेस, प्लेस है क्या इसमें, क्या है, बांद्रा मुंबई। ठीक, एज इट इज सेम उसी पैटर्न में चल रहा है जैसे अभी आपको लिखवाए। अब आप इसमें ही बता दो कि भैया ये XYZ एसोसिएट में काम क्या किया आपने, तो कैसे लिखोगे काम क्या किया, तो नोट्स वापस से काम आने चाहिए। 4 points of employment experience as given in notes। EXP experience शॉर्ट में लिखा है। 4 points of employment experience as given in notes। Four points of employment experience as given in notes। हटा दूं मैं इसको, तो आपको टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के बेटा मैं 6 पॉइंट्स दूंगे, 6 में से कोई से भी 4 आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर ऐसे ही अभी अभी आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में कितने एक्सपीरियंस लिखने हैं, 2 लिखने हैं, तो ऐसे ही दूसरा, ठीक है। और यहाँ पर भी अपने को पॉइंट्स लिखने हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 पॉइंट्स। तो टोटल 6 दूंगे, 4 ऊपर 2 नीचे, 6 पॉइंट का काम हो जाएगा। वो सेम लाइन लिख लेना, 2 points of employment experience as given in notes। Write the same line। एक से 2 किसकी क्लास होती है आप लोगों की? और हाँ 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 हाँ, और 2 से 3 होने वाली है। कितने दिन की बची है आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास? 1 वीक। उसकी तो 2 दिन में होगी, किसी की 1 वीक में होगी, किसी की 1 वीक से भी ज्यादा में। और कोर्स हो गया वहाँ पीछे वालों का तो सब मिला मिलू के खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, अब ध्यान दे दो। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस का पॉइंट, तो 4 पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट नीचे, तो इस तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं अपन नेक्स्ट एजुकेशन पे। तो एजुकेशन का आप लोगों को अभी अभी तरीका समझाया था कि जो लेटेस्ट एजुकेशन है वो सबसे ऊपर आएगी और बाकी की नीचे चलती जाएंगी। तो नीचे से समझो आप लोग, सबसे पहले आप किसकी डिटेल लिखोगे, 10th, कौन से स्कूल से किया और स्कूल कहाँ पर है, राइट। फिर 10th के बाद किसकी लिखी, 12, कौन से स्कूल से किया, स्कूल कहाँ पर है। फिर उसके बाद किसकी डिटेल लिखोगे, बीकॉम, बीकॉम की कौन से कॉलेज से किया, कॉलेज की यूनिवर्सिटी या फिर प्लेस। ठीक,
बीकॉम के बाद में नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे सीए की डिटेल लिखी, क्योंकि ये सीए का फॉर्मेट है। दो तीन चीजें समझो, ये जो आ रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आ रहे हैं आपके ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में वो पढ़ाई आपने कंप्लीट करी है। तो ईयर ऑफ पासिंग आ रहे हैं, मतलब 95 में 10th पास करी, फिर उसके 2 साल में 97 में 12th, फिर उसके 3 साल में 2000 में बीकॉम। करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब सीए की जब अपन बात करते हैं तो सीए की शुरुआत तो हो जाती है 12th के साथ साथ या 12th के नेक्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक। और उसके साथ पहले बीकॉम पहले कंप्लीट हो जाता है और सीए बाद में कंप्लीट होता है, ये पैटर्न चलता है अपना। तो उस केस में इन्होंने क्या किया कि पहले बीकॉम तक की सारी डिटेल मेंशन कर दी, फिर सीए की स्टार्ट करी। सीए का पहले सीपीटी होता था, तो फाउंडेशन, पीसी आपका इंटर और फिर आपका फाइनल, राइट। तो इससे ईयर में फर्क आया। 2000 तक तो सही चल रहा था, 95 में 10th करी, 2 साल में 12th करी और 3 साल में ग्रेजुएशन करी बीकॉम। अब 2000 के बाद 98 में सीपीटी किया, क्योंकि 12th के बाद करोगे ना, 97 के बाद 98 में, फिर 2001 और 2004। तो ये सीए के केस में ये चक्कर चलेगा, सीए और सीएस के केस में। तो अगर आपके ईयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं सीए के केस में या सीएस के केस में, तो होने देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं, सीए और सीएस के केस में नीचे नहीं लिखना, वो क्या है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। 12th के बाद खाली सीपीटी, फिर सीपीटी के बाद में बीकॉम, फिर बीकॉम के बाद में इंटर, तो खिचड़ी बन जाएगी, राइट। नहीं, बीकॉम तो लिखना पड़ेगा, राइट। सो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सीए के केस में ईयर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो होने देना। बाकी अगर जैसे एमबीए की बात करें, 2000 में बीकॉम किया, 2 साल का एमबीए होता है, 2002 में आपने एमबीए कर लिया, कॉलेज का नाम, प्लेस, खत्म बात, राइट। तो हाँ, एमकॉम भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये सारा जो चक्कर है ये सीए के केस में और सीएस के केस में ही रहेगा, तो ईयर से कंफ्यूज मत होना, ठीक। और जिस साल में आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो 2002 में, उसी साल में आपकी जॉब पिछली वाली शुरू हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा आपको। जैसे ये 2002 में एमबीए कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2002 से शुरुआत होगी, कितने साल करनी है कर लो, फिर बचा हुआ, ठीक। इन्होंने 2001 लिख रखा है, जबकि सीए फाइनल आपका 2004 में हो रहा है, क्योंकि ये इंटर की आर्टिकलशिप है, इसलिए, राइट। तो आप लोग तो सिंपल जिस साल में पढ़ाई करो वो कंप्लीट करो, उसी साल में जॉब शुरू कर देना। इज दिस क्लियर? ये ईयर की जो सिक्वेंसिंग गड़बड़ाएगी ना, इसका भी एक तोड़ है मेरे पास, अभी पढ़ेंगे उसको। अब आप लिखो स्किल्स के आगे 4 पॉइंट्स। स्किल्स के आगे लिखिए 4 पॉइंट्स। स्किल में 4 पॉइंट्स लिखोगे। अब 4 पॉइंट कौन से लिखेंगे, कॉमन पढ़ेंगे अपन। तो पहला पॉइंट तो लिखोगे आप लोग वेल वर्स्ड विथ एमएस ऑफिस, मतलब एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से आपको आता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप ये बता रहे हो, सेकंड पॉइंट आप बता रहे हो कि आपको टैली आती है, तो टैली तो सिर्फ कॉमर्स के लोगों के लिए, तो ये नहीं लिखेंगे अपन कॉमन पॉइंट्स लिखेंगे जिससे कोई भी प्रोफेशन आ जाए अपन कर सकें, ठीक। तीसरा इन्होंने कहा 250 घंटे की कंप्यूटर ट्रेनिंग करी आईसीएआई के हिसाब से, वो भी नहीं लिखेंगे, सीए की है, सीए के अलावा भी तो हो सकता है रिज्यूम। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप ये वाला, अपडेटेड विथ ऑल लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर, कि सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर से आप अपडेटेड, ठीक। ये तो हर चीज में चलता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो आजकल सारा जमाना ही डिजिटलाइज हो गया है, तो ये तो सबको ही आना चाहिए आजकल। तो 2 पॉइंट्स तो यहाँ आ गए। फर्स्ट पॉइंट एमएस ऑफिस आता है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब में चलते हैं आजकल। नेक्स्ट पेज पे आओ।
नेक्स्ट पेज पे पर्सनल स्किल्स दे रखी है। पेज नंबर 12.7 पे आइए, वहां पे पर्सनल स्किल्स दे रखी हैं। थर्ड पॉइंट ये बना लो, फोर्थ पॉइंट ये बना लो। 4 बन गए आपके। अगले वाले रिज्यूम से फॉलो कर लिए अपन ने 2 स्किल्स, कॉमन है क्योंकि। तो स्किल्स का फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ आप लोगों का? आवाज आनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था स्किल्स का? वेल वर्स विद एमएस ऑफिस। सेकंड पॉइंट क्या था? अपडेटेड वाला। थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त है, एक्सीलेंट है एकदम, राइट। और फोर्थ पॉइंट क्या था? मतलब आप काम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, अरेंज तरीके से, काम बिखरता नहीं है, परफेक्टली काम करते हो आप, ठीक है। तो अभी किसी भी एक प्रोफेशन से जुड़ी हुई दिख रही है क्या आपको स्किल्स? नहीं। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल तो बेटा सब में काम आता है। इनफैक्ट स्कूल टीचर्स के भी काम आता है। काम पेपर्स बनाने होते हैं आजकल, वर्ड में, एक्सेल में, ये सारे टेबल सब में काम आता है आजकल, राइट। सो अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, पर्सनल डिटेल्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है यहाँ तक का? पर्सनल डिटेल्स की अपन जब बात कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ, ये है मुद्दे की बात। डेट ऑफ बर्थ कई बार ये देखने में तो ऐसा लगता है कितना आसान पॉइंट है, बट ये गड़बड़ करते हैं। डेट ऑफ बर्थ बच्चे लिख के आते हैं अपनी खुद की, राइट। खुद की लिख के आने के बाद अगर आपकी करंट एज आप लिखोगे तो सीए पहुंचता है कोई 2030, 2028, किसी का 2032 तक भी पहुंच जाता है, राइट। किसी का 2035-36 तक हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सॉरी 25-26 तक भी हो जाता है। सो उस केस में आप रिज्यूम में वो ईयर्स लिख रहे हो जो अभी आए भी नहीं है, तो थोड़ा सा अपने को पहले चलाना पड़ेगा। 2022 के आगे आपका रिज्यूम नहीं चले जाएगा, ठीक। कई लोग हैं जो दिमाग ही नहीं लगाते बिल्कुल भी डेट ऑफ बर्थ में। 95 में पैदा होते हैं, 97 में तो सीए, 2 साल के अंदर अंदर सुपर टैलेंटेड। और इसमें और जबरदस्त टैलेंट है, 95 में पैदा होते हैं, 92 में सीए बन के पैदा होते हैं। सो हाँ, इतनी ज्यादा महानता अगर आप में है तो वो अपने पास रखो। यहाँ एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो करंट डेट ऑफ बर्थ है उससे 8-10 साल पहले अगर पैदा होके काम हो रहा है तो पहले पैदा हो जाना, ठीक है। तो ऐसा रूल मत रखना नहीं हम तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। मेरे हिसाब से आइडियली यहाँ पर 1995 आप लोग यूज करें। 95 से अगर आप अपना सीक्वेंस बनाओगे ना तो आपका क्रोनोलॉजी परफेक्ट बनेगा एकदम, राइट। तो आप लोग जब तक रिज्यूम राइटिंग पढ़ रहे हो तब तक अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ 95 रख लो। इतना मत रट लेना इसको कि कहीं रियल डॉक्यूमेंट में भी 95 ही लिख कर आ जाओ, बट रिज्यूम में 95 से चलाना, 2022 तक काम भी कंप्लीट हो जाएगा और सीक्वेंस भी नहीं बिगड़ेगी। तो डेट ऑफ बर्थ में पैदा कब हो गया आप, कौन से साल में? सब लोग 95 में। मित्तल कॉमर्स क्लासेस में जिस क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ उसमें सब बच्चे 95 में पैदा हो रहे हैं रिज्यूम में, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे। मैरिटल स्टेटस में कई बच्चे लिख के आते हैं मैरिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनमैरिड तो आप लोग लिखोगे। आपकी जो खुद की फीलिंग्स है उसको काबू में रखना है थोड़ा, और यहाँ पे अपना असली स्टेटस नहीं बताते हुए कई बच्चे लिख के आते हैं सिंगल, डिवोर्स्ड, डबल डिवोर्स्ड। सब भगवान जाने ये डबल डिवोर्स्ड क्या होता है। एक मैंने सुना था, कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत कॉमन है, सिंगल नॉट रेडी टू मिंगल।
सो वट एवर योर स्टेटस इज, अपना स्टेटस अपने तक ही रखें, हमें ना जानना आपका स्टेटस। यहाँ पे कृपया करके अनमैरिड रहे, ठीक है। तो जो भी स्टेटस है यहाँ तो अनमैरिड रहे, मन दिल पे ना ले बात को, ठीक है। अभी एक बैच में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें एक बच्चा बड़ा जेन्युइनली मेरे पास आया, खत्म हो गए बैचेस, तो मेरे पास आया कि मैम ये 95 जो आपने बताया, तो ये मैं थोड़ा 85 लिख दूं क्या? मैंने कहा लिख ले यार, अब इतनी इच्छा है तो बोला मैंने कहा बट इसका लॉजिक क्या है? मैम फिर मैं अनमैरिड का मैरिड लिख लूंगा अपने आप को, राइट। सो ही वाज वेरी डेस्परेट, बोला मैम कहीं तो लिखूं, तो मैंने कहा बेटा लिख ले, फिर तू 85 में पैदा हो जा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप लोग आइडियली ईयर ऑफ बर्थ आपका 95, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ठीक है। निकली नहीं आवाज जो लैंग्वेज नोन में हिंदी इंग्लिश बस। कई ऐसे बच्चे हैं बोले हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी लिखा है उसने, मैं तेलुगु कन्नड़ मलयाली पता नहीं क्या क्या लिख के आऊँ, तो इतना एग्जाम में बेटा टाइम नहीं होगा आपके पास, सिंपल हिंदी इंग्लिश लिख कर आ जाना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो ऊपर लिखा था वो सेम, डिक्लेरेशन की लाइन सेम, डेट प्लेस आप लोग लिख लेंगे, ब्रैकेट में नाम, नाम के ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। हो गया आपका क्रोनोलॉजी कंप्लीट। आप कोई डाउट समझने में? अभी तो जब बनाओगे तो थोड़ी और कॉन्फिडेंस आएगा, बट अभी समझने में कोई डाउट है किसी को? परमानेंट एड्रेस जो ऊपर लिखा था वही लिखोगे यहाँ पे, ये सेम डिटो, हाँ। सो ये है आपका क्रोनोलॉजी फॉर्मेट, समझ आ गया आप लोगों को? कल की क्लास में मैं आपको सबसे पहले समरी और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स लिखवाती हूँ, पॉइंट्स को समझाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में जनरली 1-2-3 दिन लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर बचे हुए जल्दी हो जाते हैं क्योंकि सब चीजें रिपीट होंगी फिर आपकी, ठीक है। कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट आपको किसी को? नो मैम, ओके देन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आदित्य भट्टाचार्य जहाँ लिखा था वहाँ है।